हेलो डियर सीटेट स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आपका जो 28 और 29 दिसंबर का पेपर था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरीके से हमने क्वेश्चन लाए हैं। हम यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे आज, और लगभग आपके 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। और जो आपका एनालिसिस था 28 और 29 दिसंबर का, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का हमने एनालिसिस करा दिया है। जिन लोगों ने एनालिसिस नहीं देखा वो जाकर आप देखिएगा। और एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आज हम उस तरीके से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा। जैसे देखिए आपसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर चिंतन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पियाजे से पूछे जा रहे हैं, कोहलबर्ग से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं हम उसी तरीके पे क्वेश्चन कुछ आपको लेके आए हैं जो आपके 100 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि व्यवहार की, किसकी जानकारी शिक्षक को हो, व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। किस व्यवहार को? हिंसात्मक व्यवहार को। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने ही इस मनोवैज्ञानिक आधारित मतलब इस तरीके का कार्य किया था कि जो बच्चे हैं, अगर आप बच्चे के साथ किसी चीज़ के साथ आप हिंसात्मक व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चा भी वो हिंसात्मक व्यवहार सीख सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए समाजीकरण। इससे भी क्वेश्चन आया था आपको 28-29 दिसंबर में। समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाज में समायोजित होना। चौथा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 5वां कि अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव डैश रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? अगर आप शिक्षक हैं तो हमेशा सहानुभूतिपूर्ण रहना चाहिए और क्या हो, स्नेह रखना चाहिए बच्चों से। ठीक है, तो ये देखते हैं। थोड़ा आवाज़ थोड़ा स्लो होगी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकूरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो कौन से आपके पास परिवार एवं पास पड़ोस है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा समाजीकरण है तो उसमें प्रथम तत्व या द्वितीय इस तरीके से पूछता है ना कि प्राथमिक और द्वितीय। तो प्राथमिक में आपका परिवार आ गया, पास पड़ोस आ गया, और द्वितीय में क्या था आपका विद्यालय। ठीक है, द्वितीय में क्या था आपका विद्यालय। ठीक है, एक सेकेंड, द्वितीय में आपका क्या है विद्यालय। तो इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समाजीकरण से पूछा गया था। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए चिंतन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, चिंतन को भी देख लेते हैं। मानसिक विकास देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पूछा कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है? अमूर्त चिंतन है। देखिए मानसिक विकास की औपचारिक क्या पूछा, क्या आपसे औपचारिक पूछा है। ठीक है, इसमें देखिए एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक में क्या आएगा आपका अमूर्त चिंतन आएगा। ठीक है, और अनौपचारिक में क्या आएगा आपका मूर्त चिंतन आएगा। इस तरीके से आपका जो है ये मूर्त अमूर्त ये चीज़ आपको पढ़कर जरूर जाएगा, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। देखिए कोहलबर्ग कहीं भी आए तो आप यहाँ पर नैतिक तर्कड़ा जरूर लगाइएगा। ठीक है, आइए देखिए पियाजे से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पियाजे का भी देख लेते हैं हम कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। जो पियाजे की ये चारों अवस्थाएं हैं इनके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपका। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सारा पढ़ लिए हैं, पियाजे का नहीं पढ़े तो देखिएगा वहाँ से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर आता है पियाजे से। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है इसे। ठीक है, देखते हैं संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? इंद्रिय ज्ञान की अवस्था जाना जाता है। देखिए जितनी भी अवस्थाएं आप अवस्थाओं को जरूर पढ़ कर जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसता है, और आपको 28-29 दिसंबर में आया भी था ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा। हम फटाफट से दोहरा लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी है इस टाइम, तो फटाफट से हम 100 क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन 12 कि अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो दिया है कि किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही क्या है? अधिगम अंतरण है। मतलब अधिगम का क्या हो रहा है कि एक ज्ञान से क्या हो रहा है, दूसरे ज्ञान में उसका स्थानांतरण हो रहा है, तो ये क्या है? अधिगम अंतरण है। जैसे
साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। जैसे आपको अगर साइकिल चलाना आ गया तो आपको पता है हैंडल कैसे संभालना है, तो आप स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट स्कूटर चलाना सिखाया जाए तो आप उतनी जल्दी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइकिल चलाने की जो आपकी हुनर है, ये आपको स्कूटर चलाने में क्या हुआ, काम आया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अधिगम अंतरण कहेंगे। ठीक है, देखिए अंतरण से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। इसमें शून्यात्मक, ऋणात्मक, ये सब अंतरण है, 3 अंतरण है इसके। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। इसमें भी देखिए क्या है कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, धनात्मक अंतरण, दूसरा है शून्यतम अंतरण, तीसरा है ऋणात्मक अंतरण। अब इन अंतरण को भी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है कि धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है। तो धनात्मक अंतरण भी आपका क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और क्या था एक अंतरण आपका देख लीजिएगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यतम। तो इन तीनों अंतरण को भी हम अलग अलग पढ़ लेंगे। तो जो आपका धनात्मक है, पहले हम देख लेते हैं धनात्मक को। तो धनात्मक क्या था हमारा, क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वज, लंबवत और द्विपार्श्विक। आइए बताते हैं यहाँ पर धनात्मक, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर आपको किसी चीज़ में अंतरण हुआ है तो आपका धनात्मक है। जैसे आपने साइकिल सीखा, साइकिल से स्कूटर सीखा, तो यह धनात्मक हुआ। शून्यतम मतलब कि अपने साइकिल सीखा, साइकिल से आप उसके बाद स्कूटर नहीं सीख पाए, तो ये शून्य हुआ। मतलब आपका यहाँ से कुछ भी कोई मतलब नहीं। कोई भी चीज़ आप अगर सीख रहे हैं तो उसका थोड़ा भी अंतरण नहीं हो रहा है, मतलब किसी दूसरे चीज़ को आप नहीं सीखे, उस चीज़ सीखने बाद किसी दूसरे चीज़ को आप नहीं सीखे हैं उसके थ्रू, तो ये आपका शून्यतम हो गया। ऋणात्मक का मतलब हुआ कि आप क्या किए हैं कि अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसका आपको उल्टा हो जाए। ठीक है, तो ये आपका ऋणात्मक में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये तीनों याद रखिएगा। अब धनात्मक के 3 है। देखिए धनात्मक के हमने आपको बता दिया, क्षैतिज, ऊर्ध्वज और द्विपार्श्विक। ये 15 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, आप ये पढ़ के जाइएगा। आपके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिसकैलकुलिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। ये तीनों आप जरूर याद कर जाइएगा। चौथा देखते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। और ध्यान संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो ADHD कहते हैं। देखिए ये बिल्कुल नया है, ये पूछ सकता है आपको ADHD। ठीक है, ADHD। तो ये पूछ सकता है कि ये किस तरीके का विकार है, तो किस तरीके का विकार है, और ध्यान संबंधी विकार है, या तो पूछ सकता है और ध्यान संबंधी विकार क्या है, तो ADHD है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। देखिए विशिष्ट बालक से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ये बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। ठीक है, और उन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। मतलब विशिष्ट बालक मतलब जो सबसे क्या हो, अलग हो, ये हमारे विशिष्ट बालक हैं। 21 देखते हैं क्या है हमारा। 21 है कि बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया है। तो किसने प्रस्तुत किया है, आपके टर्मन ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब सिंपल सा है कि हम जहाँ भी कोई भी शिक्षा दे रहे हैं वो बालक को क्या करेंगे, केंद्र में रखेंगे। बालक हमेशा केंद्र में रहेगा और सारे लोग क्या रहेंगे, यहाँ पर किनारे पर रहेंगे। ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, ये एकदम आसान भाषा में सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। हम जितना भी कार्य करेंगे वो बालक के हिसाब से करेंगे, न कि अपने हिसाब से करेंगे। तो वही क्या है, हमारा बाल केंद्रित शिक्षा है। चलिए देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। तो कौन है, जॉन डीवी है। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक और जॉन डीवी है। देखिए ये आ सकता है क्वेश्चन, आप इसको इंपॉर्टेंट क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है। तो जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है वो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा मतलब जो प्रोजेक्ट बनाकर हम पढ़ते हैं उस पर सबसे ज़्यादा बल देती है हमारी। ठीक है, आइए देखते हैं 26 क्या है कि बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है। तो कोहलबर्ग है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर कहीं भी नैतिक आए तो समझ लीजिए कोहलबर्ग जी आ गए हैं। ठीक है, नैतिकता का क्या अर्थ है, नैतिकता का अर्थ आइए देखते हैं क्या है कि बालक के नैतिक गुणों का विकास करना ही क्या है, नैतिकता है। जैसे झूठ न बोलो, बड़ों का आदर करो, दूसरों की आज्ञा का पालन करो, दूसरे की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये हमारी नैतिकता है। मतलब कहते हैं ना कि बच्चे में नैतिकता है कि नहीं है। तो बच्चे में अगर नैतिकता है तो बच्चा क्या होगा, ईमानदार होगा, झूठ नहीं बोलेगा, बड़ों का आदर करेगा, दूसरों की आज्ञा का पालन करेगा। मतलब बच्चा कैसा होगा, सभ्य होगा अगर उसके अंदर नैतिकता है तो।
आइए देखते हैं कोहलबर्ग के बारे में देख लेते हैं कुछ और। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरण में बांटा है? तो इन्होंने कितने चरण में बांटा है? 3 चरण में बांटा है। पहला है कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 4 से 10 वर्ष के लिए बांटा है इन्होंने, और रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 13 से अधिक वर्ष। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत, समीपस्थ विकास मतलब ZPD। ZPD देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ZPD को आप याद रखिएगा। तो ZPD किसने दिया है? तो किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, वाइगोस्की के बारे में भी पूछ लेते, बहुत क्वेश्चन आया था आपको, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। वाइगोस्की के बारे में भी थोड़ा आप दोहरा कर जाइएगा। 30 क्वेश्चन की वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोस्की आपके रूस के निवासी थे। अंधों की लिपि की जनक कौन है? तो लुईस ब्रेल है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये अंधों की लिपि ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं देगा, ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे पूछ सकता है कि जो ब्रेल लिपि है, ठीक है, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुईस ब्रेल हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि LKG UKG पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रोबेल है। मतलब फ्रोबेल मतलब LKG UKG मतलब जो प्राथमिक के बच्चे होते हैं, तो उनके जनक कौन है? फ्रोबेल है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आइए देख थॉर्नडाइक के बारे में भी देख लेते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया हमने एक एक क्वेश्चन जरूर उठाया है, आप इसे दोहरा कर जाइएगा। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पॉलो ने दिया है। क्लासिकी अनुबंधन, ठीक है, पॉलो ने दिया है। क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम रखे यहाँ पर, आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो किस विचारधारा के समर्थक थे? ये संज्ञानात्मक के थे जीन पियाजे, आपको ये पता है। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के कहाँ के थे निवासी? स्विट्जरलैंड के थे। तो जीन पियाजे के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग में किस पर प्रयोग किया था? तो ये देख लेते हैं इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग में अपनी 2 पुत्री और 1 पुत्र पर किया था, मतलब अपने 3 बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं के बारे में है कि वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो कौन थे ये? आपके जीन पियाजे जी थे। पहले ये क्या किए? जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में इनका मन हट गया तो ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। ठीक है, देखते हैं 41 क्या है कि 17वीं शताब्दी के मनोविज्ञान को कहा जाता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पंपोलॉजी ने कहा। किसने कहा? पंपोलॉजी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में क्या है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? आइए देख लेते हैं। चेतना का विज्ञान कहा जाता था। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था व्यवहार का विज्ञान। देखिए किस शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, ये भी आप याद कर जाइएगा। व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? वाटसन का है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये 2009 भी आपको बहुत पूछा गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 में। तो यहाँ पे ये जो 2009 है आपका, यहाँ पे जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वहाँ पे भी बने थे और इस तरीके भी क्वेश्चन बने थे, तो अभी इसको पढ़ कर जाइएगा। आज हमने पेडागोजी के क्वेश्चन ले लिए, जो आपके 15 नंबर के ऐसे थियरी के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन लेकर हम चल रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है पुस्तक लिखी तो थॉर्नडाइक ने लिखी है 1903 में। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था आपका ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया, तो ये 4 अगस्त 2009 में लागू किया गया आपका। ठीक है, 4 अगस्त 2009 में लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं हम। क्या है कि एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए, तो 1 संबंधी 40 होना चाहिए, मतलब एक शिक्षक पे आपके 40 बच्चे होने चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके। आइए देखते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हम पहले पढ़े नहीं रहते हैं, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ कर जाइएगा। 50 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, आइए फटाफट से देख लेते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो 23 गुणसूत्रों से हुई है। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो आपका 23वां जोड़ा जो होता है वो आपका लिंग का निर्धारण करता है। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो कितने दिन की होती है आपकी? 14 दिन की होती है। देखिए डिम्ब अवस्था, ये नया क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपको।
आइए पिंड अवस्था देख लेते हैं। पिंड अवस्था कितने दिन की पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो 14 दिन 2 माह होता है। 55 एक गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो अगर एक गर्भवती महिला है तो उनका वजन 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक क्या होता है? बढ़ जाता है। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो जो हम मनुष्य हैं वो किस प्रजाति में आते हैं? हम होमो सेपियंस में आते हैं। ये आपका विज्ञान से क्वेश्चन उठा दिया है यहाँ पर। तो देखिए 57 का क्या है कि जन्म के समय बालक का वजन कितना बढ़ होता है? तो जब बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसका वजन लगभग 2 किलो 700 ग्राम या तो 7 से 7.5 पाउंड तक का होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? तो ये 1900 में हुई है। आइए 59 देख लेते हैं क्या है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसके जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। ये कहाँ के थे विलियम जेम्स हमारे? ये अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोस्की ने बालक के विकास के लिए क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। आइए देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोस्की से ही पूछा गया है। 62 है कि वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है? तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है तो यहाँ पर आपको जीन पियाजे ने भी दिया है, ठीक है, ब्रूनर ने भी दिया है और वाइगोस्की ने भी दिया है। इन तीनों लोगों ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अगर ऑप्शन में आपका पूछ दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है और ये तीनों को दे दिया है और एक आपको अलग से दे दिया है, तो एक जो दिया रहेगा वो गलत दिया रहेगा, तो उस पर आपको ऑप्शन पे टिक लगाना होगा या इन तीनों में से किसी एक को देगा। ठीक है, ये याद करके जाइएगा आप सभी। 64 का देखिएगा क्या है कि वाइगोस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? ठीक है, वाइगोस्की कहते हैं कि अधिगम के द्वारा ही बालकों का क्या है? संज्ञानात्मक विकास संभव है। जैसे देखिए संज्ञानात्मक विकास तो सभी ने दिया है लेकिन अपना अपना मत इन्होंने अलग अलग रखा है। तो यहाँ वाइगोस्की कहते हैं कि अधिगम के द्वारा है और पियाजे किसी और के द्वारा बताते हैं और ब्रूनर जो है वो किसी और के द्वारा बताते हैं। तो देखते हैं 65 क्या है क्वेश्चन की बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो शैशव अवस्था में ही उसका समाजीकरण आरंभ हो जाता है। जब वो समाज में आ जाता है तो उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, मतलब 0 से लेकर 5 वर्ष तक जो बच्चा होता है उसको शैशव अवस्था में होता है। ठीक है, समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो जब बच्चा समाजीकरण सीखता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालक का समाजीकरण कब पूर्ण होता है? जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है और वो पूर्ण तरीके से क्या होता है? समाजीकरण को सीख लेता है, तो किशोरावस्था में बच्चे का समाजीकरण पूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं 68 क्या है कि बालक की गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो बाल्यावस्था जो होती है वो हमारी गिरोह अवस्था होती है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं 69 क्या है कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था में बच्चे में क्या होता है कि नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, देखिए कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो वंडूरा और वाल्टर ने दिया है। यहाँ देखिए बंदूरा लिख दिया है, ये गलत है, तो वंडूरा और वाल्टर है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक को कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो बालक की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ये चारों अवस्थाएं आप याद करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, 72 है कि बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है तब उनमें चिंतन की अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती है, बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है चीज़ों के बारे में। आइए फिर से देखते हैं जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था को हम क्या कहते हैं? समायोजन की अवस्था कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। अवधान संबंधी विकार संबंधित है ADHD से, ये तो मैंने पहले बता दिया था, ये दोबारा टाइप हो गया है। चलिए देखते हैं 76 क्या है हमारा, भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या क्या है को क्या कहते हैं हम? बुलिमिया कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 क्या है, अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रांचिंग योजना। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? इन्होंने सृजनशील प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। 79 देख लेते हैं, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा कि जो हमारा किशोर अवस्था है वो तूफान की अवस्था है, ये स्टैनली हॉल कहते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये हमने आपको पहले बता दिया है, कोहलबर्ग ने। जहाँ भी नैतिक आए आप कोहलबर्ग को चुन लीजिएगा। बच्चे की सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो उसे अपने परिवार से होता है, ये चीज़ हमको बता दिए हैं। सब बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है, उसके बाद विद्यालय से सीखता है। पहले परिवार और पड़ोस से सीखेगा, फिर क्या करेगा? विद्यालय से सीखेगा। 82 देखते हैं क्या है
देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से बता रहे हैं कि जो आपका सेकेंड शिफ्ट का है वो भी इसमें हो जाएगा और फर्स्ट शिफ्ट दोनों, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट आपको अलग अलग से नहीं पढ़ना होगा। छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है, तो 50,000 शब्दों तक होता है। जब बच्चा क्लास 6 में पहुंच जाएगा तो 50,000 उसके पास शब्द भंडार हो जाएंगे। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होगा, लगभग 80,000 शब्दों तक हो जाएगा, ठीक है। लड़के में लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है, तो लड़कियों का जो होता है वो शब्द भंडार सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अधिक होता है लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। आइए देखते हैं 85 क्या है हमारा, कि भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं। तो भाषा को सीखने के साधन निम्नलिखित है। पहला देखिए, आप अनुकरण करके सीख सकते हैं, खेल विधि से सीख सकते हैं, कहानी सुनकर सीख सकते हैं, वार्तालाप मतलब बातचीत करके सीख सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि मतलब एक दूसरे से प्रश्न करके भी सीख सकते हैं। आइए देखते हैं 86 क्या है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है, तो 6 वर्ष की उम्र में ही संकेत से बात करना सीख जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 हमारा है कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, जैसे लिंग हुआ, बुद्धि हुआ, स्वास्थ्य हुआ, जनसंचार का माध्यम हुआ, समूह का प्रभाव हुआ, सामाजिक आर्थिक स्थिति हुई, पारिवारिक संबंध हुआ, विद्यालय हुआ, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव हुआ। ये क्या करेंगे, हमारे भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें से कोई भी ऐसा एक ऑप्शन दे देगा कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, उसके बाद आपको 3 गलत दे देगा, इसमें से एक सही दे देगा, तो इसी में से किसी एक को आपको देगा, तो ये आप पढ़ कर जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। 88 है कि मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है। तो मनुष्य और पशु का जो अंतर है वो बुद्धि का अंतर है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है, तो बुद्धि को सबसे पहले यूनान के दार्शनिकों ने क्या किया था, परिभाषित किया था। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि किसने समझाया है, मतलब बुद्धि को किसने समझाया, तो आधुनिक काल में तो अल्फ्रेड बीने ने समझाया। कब समझाया, 1904 में बताया इन्होंने, ठीक है। 10 क्वेश्चन और हमारे बच्चे हैं, ये देख लेते हैं क्या है। 91 क्या है हमारा, कि ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है, तो ये बाल्यावस्था में, मतलब बाल्यावस्था में आपका स्टार्ट हो जाती है। स्वप्रेम मतलब खुद से प्रेम करना या अपनी वस्तुओं से प्रेम करना की अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था की होती है। बच्चा अपने खुद की वस्तु से प्रेम करने लगता है। जैसे अगर बच्चा छोटा है, आप अगर वो खिलौना खेल रहा है तो आप उससे खिलौना ले लीजिए या छीन लीजिए, तो वो खिलौने के लिए क्या करता है, रोने लगता है। तो बच्चा वहाँ पे क्या होता है कि अपनी वस्तुओं से प्रेम करता है, वो किसी को देना नहीं चाहता है, ठीक है। आइए देखते हैं 93 क्या है, सामाजिकता नापने की विधि मतलब स्केल कौन सी है, तो कौन सी है, सिसियोमेट्री मतलब समाज मिति। सामाजिकता मापने की विधि क्या है, समाज मिति है या सिसियोमेट्री है, दोनों में से कोई दे सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं सिसियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया है, तो ये डॉक्टर एल्डर ने किया। 95 है कि डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था, तो 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है, ठीक है। ये देखिए आपके सेकेंड शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन है कुछ इसमें से। 96 का देखते हैं कि बालक मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है कब, 1 माह में, ठीक है। जो बालक होता है वो मानव की ध्वनि मतलब अपने मनुष्य की ध्वनि या किसी पशु पक्षी की ध्वनि में अंतर करना वो 1 महीने में ही सीख जाता है। अंतरामुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है, तो किसका होता है, बहिर्मुखी का। देखिए जो बहिर्मुखी होते हैं वो अपना विकास समाज में अपना विकास बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहिर्मुखी का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और जो बहुत चीज़ों को उनके अंदर हिचकिचाहट नहीं रहती है, और बातों को अपने मन बातें होती है वो उनको क्या करते हैं, अपने मन में नहीं रखते हैं, वो तुरंत बोल देते हैं, वो ऐसे बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब होता है वो थोड़े संकोची टाइप के होते हैं और अपनी चीज़ों को किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, तो वो समाज के विकास में उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो इसलिए जो हमारे बहिर्मुखी होते हैं वो समाज के विकास में सबसे अधिक प्रभाव को डालते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98 है। इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्था में बांटा है, तो इन्होंने 8 अवस्था में बांटा है। 99 है कि विश्व में पहली बार मनोविज्ञान का प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित किया, तो विलियम वुंट ने किया। कब किया, 1879 में किया। कहाँ किया, उन्होंने जर्मनी में किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 100 का है, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं, तो जो हमारी सामाजिक विघटन की क्रिया होती है जैसे तनाव हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, संघर्ष हुआ है, इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विघटन। विघटन का मतलब एक तरीके से होता है ना किसी चीज़ का विघटन का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ का अलग होना या टूटना, इस तरीके से होता है। तो आपका जो ये तनाव है, झगड़ा है, ये सब चीज़ें संघर्ष है, ये सब चीज़ें क्या है हमारे विघटन में आती है। तो ये हुई आपके 100 क्वेश्चन।
तो आप यहाँ पर से पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे यहाँ से। और अगर फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट का हमने जो आपको एनालिसिस कराया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। और जिसका अगला बार पेपर है या अगले शिफ्ट में पेपर है, हम उनका भी एनालिसिस कराते रहेंगे ऐसे, और एनालिसिस हम लाते रहेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे। तो आप सभी को थैंक यू।